Hello everyone, welcome to the second chapter of class 10th physics that is work, energy and power। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल्स में कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, क्या रिलेशन है इन तीनों के बीच में। तो हम स्टार्ट करेंगे विद वर्क। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? सो बेसिकली वर्क क्या होता है कि वर्क कभी भी आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी पे और वो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उस बॉडी में कोई मोशन होता है, उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट होता है, बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे डिस्प्लेस होती है, तो आप कहते हो कि वर्क हुआ है। तो वर्क होता क्या है बेसिकली? अगर मैं मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश करूं कि वर्क क्या है, तो ये चीज ध्यान रखिए कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है और मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी में इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट है एस या डी, कोई भी मान लीजिए आप, तो ये डी मान लीजिए, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये फोर्स अप्लाई करने की वजह से बॉडी इधर गई और इसमें डी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ध्यान रखिए वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं। वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक चीज का आप हमेशा ध्यान रखोगे कि वर्क डन क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किस चीज का? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो F इंटू डी, या जनरली डिस्प्लेसमेंट को S से भी डिनोट करते हैं, तो F इंटू एस, ये डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, वर्क फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो जितना डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन में होता है, किसी और डायरेक्शन में हुआ है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, केवल फोर्स की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज कॉल्ड वर्क। तो एक आध एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि वर्क डन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपने किसी बॉडी को पुश किया, आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया और उसकी वजह से उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज डी। तो कितना हो जाएगा फोर्स? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। अब लेकिन ये जो फॉर्मूला है इसमें आप एक चीज ध्यान रखोगे कि डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं और वो जस्ट डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमको ये भी देखना है कि किस डायरेक्शन में हुआ है, फोर्स जिस डायरेक्शन में लगा है उसी डायरेक्शन में हुआ है या नहीं। अगर उसी डायरेक्शन में हुआ है तो ही हम उस डिस्प्लेसमेंट को लेंगे, अगर किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो हम फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है केवल उसको लेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क, आपको अगर पूछा जाए कि वर्क डन जो होता है वो किस किस चीज पे डिपेंड करता है, तो वर्क दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहली चीज, आपने कितना फोर्स अप्लाई किया, सो द फर्स्ट थिंग इज फोर्स अप्लाइड एंड द सेकंड थिंग इज द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम इस तरीके से वर्क को मेजर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास मैं एक और कंडीशन दे देता हूं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई बॉडी है और इस बॉडी में आप इस बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो ग्राउंड में विद अ हाइट h। इस बॉडी का मास है m, तो किसी हाइट h से ग्राउंड तक डिस्प्लेस करने के लिए, ग्राउंड तक ड्रॉप करने के लिए कितना वर्क हुआ है, उस बॉडी ने कितना वर्क किया है। तो वर्क डन मैंने क्या कहा था अगेन, फोर्स। अब फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है इस बॉडी पे? इस बॉडी पे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, पहले यहां पे था और डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें h, तो mg इंटू h। तो ये था फोर्स और ये था डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे वर्क कितना हुआ है। वर्क इक्वल टू क्या हो जाता है, mgh। m इज द मास ऑफ द बॉडी, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h क्या हो गई, हाइट। तो आपको कोई चीज रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो m इंटू जी इंटू h हो जाएगा, m इंटू जी ये फोर्स है और h क्या है, डिस्प्लेसमेंट है उसमें। तो इस तरीके से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अभी मान लेते हैं आप किसी बॉडी को ड्रॉप करवा रहे हो विद अ हाइट h, मान लेते हैं हाइट h है और यहाँ पे ये जो एंगल है वो मान लेते हैं ये एंगल है थीटा। तो यहाँ पर ये जो हाइट h है, यहाँ पे जो बॉडी का मास है वो है m, राइट। और अगर ये बॉडी ड्रॉप होती है तो ड्रॉप होके बॉडी कहाँ आएगी, यहाँ पे, बॉडी ड्रॉप होके यहाँ पे आएगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स
अगेन जब आप ड्रॉप करोगे बॉडी को तो फोर्स कौन सा लग रहा है इसमें, नीचे बॉडी आएगी तो किसकी वजह से आएगी, कौन से फोर्स की वजह से आएगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही लग रहा है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो देखिए फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, फोर्स कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किस तरफ लगता है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड्स। तो बॉडी भले ही उस तरफ गई है, इतनी दूर गई है, लेकिन फोर्स तो इस तरफ लग रहा था। इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इधर को हुआ है, मान लेते हैं डी, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट डी के बराबर हुआ है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, फोर्स तो इधर को लग रहा है ना, डाउनवर्ड्स लग रहा है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ लगता है, तो m इंटू जी लग रहा है नीचे की तरफ। तो इस डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आप इस हाइट पे थे और यहां पे इस हाइट पे आ गए, अब तो आप पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, h ही हुआ है। तो वर्क डन इस कंडीशन में भी कितना होगा, mgh। इसका मतलब स्लोप से कुछ नहीं होने वाला है, उस डायरेक्शन में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो आप डाउनवर्ड्स लगा रहे थे, और जब फोर्स डाउनवर्ड्स लगा रहे थे, कौन लगा रहा है यहाँ पे, फोर्स, ग्रेविटी लगा रही है। तो फोर्स जब डाउनवर्ड्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी हम डाउनवर्ड्स ही देखेंगे, उधर के लिए डिस्प्लेसमेंट नहीं देखेंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं यहां से एक फॉर्मूला डिराइव करूं, देखो डी और एच के बीच में रिलेशन, तो यहां पे क्या हो गया, यहां पे आप लिख सकते हो एच बाय डी, ये मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज एच, और यहां पे हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल लेंगे, ना कि ये वाला। तो ये वाला हम एंगल लेते हैं, इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है, डिस्प्लेसमेंट देखिए बॉडी का उधर हो रहा है और फोर्स इधर लग रहा है, तो h अपॉन डी, h बाई डी इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो h इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप यहाँ से, d cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया, वर्क डन, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, और h की जगह पे h क्या हो जाएगा यहाँ पे, d cos थीटा। h की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, d cos थीटा। तो यहां पे ये आपके पास फॉर्मूला बन गया, और mg को आप क्या लिख सकते हो, फोर्स इंटू डी कॉस थीटा। तो यहां पे बेसिकली केवल दो चीजों पे वर्क डन डिपेंड नहीं करता है, तीन चीजों पे करता है। एक तो फोर्स पे, दूसरा बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, और तीसरी चीज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि इन तीन चीजों पे ये डिपेंड करेगा। फोर्स पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली जितना फोर्स अप्लाई करोगे वर्क उतना ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा होगा वर्क उतना ज्यादा होगा, और केवल इसी पे नहीं, डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि एंगल क्या है। देखिए अगर एंगल 0 होता तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती, तब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन अगर एंगल 0 नहीं है तो फिर इस एंगल पे भी डिपेंड करेगा। यहां से ये चीज प्रूव हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू एंगल cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, थीटा ध्यान रखना, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा था, तो एंगल क्या है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, थीटा एंगल है। तो इस तरीके से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो, और ये प्रूवन है, ये हमने अभी प्रूव किया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे कि जब डिस्प्लेसमेंट लेते हो, अगर आपको ये cos थीटा याद नहीं रखना है तो इतना ध्यान रखिए कि जो डिस्प्लेसमेंट हम लेंगे वो सिर्फ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लेंगे। तो ये था आपका वर्क डन। एक एग्जाम्पल है इसका, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब भी आप अपने सर पे या कोई वेट कैरी करके लेके जाते हो, या अपने कंधे में कोई वेट कैरी करके लेके जाते हो, तो जैसे कूली होते हैं वो सर पे वेट कैरी करके लेके जाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कुछ वेट मान लेते हैं, वो 50 kg वेट यहां से लेके यहां तक कैरी करके लेके गए। तो एक पर्सन अगर सर पे वेट उठा के 50 kg इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके जाता है, तो उस केस में वर्क डन कितना होता है। तो देखिए यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है आपको, एक तो फोर्स का और एक दूसरी चीज किसका, डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है यहाँ पे, इतना d, और वेट जो है दैट इज 50 इंटू जी हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो 50 g वेट हो जाएगा इसका। वेट की जो डायरेक्शन होती है, वेट किस कौन सा फोर्स लगता है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आपने कोई चीज उठाई है तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड्स। आप अपवर्ड्स फोर्स लगा रहे हो, तो यहां पे देखिए आप उस पे अपवर्ड्स फोर्स लगा रहे हो उसको उठाने के लिए, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो देखिए फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आपका इस तरफ हो रहा है। तो यहां पे जो एंगल है फोर्स के बीच में, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहे हो आप,
और एंगल जो है डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है दैट इज 90 डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, दैट इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। उस केस में वर्क डन हो जाएगा 0। तो वर्क कितना हुआ उस केस में 0। तो कभी भी अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वर्क डन इज 0। कोई भी वर्क उस केस में नहीं हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि अगर एंगल 90 डिग्री होता है इसका मतलब आप सर पे वेट कैरी करके लेके जाते हो तो वर्क डन इज 0। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है यूनिट ऑफ वर्क। तो मेजरमेंट तो हमने कर लिया, मेजर करने का तरीका आपको पता चल गया होगा, फोर्स लेना है और इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कोई तो cos थीटा से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास यूनिट ऑफ वर्क। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, वर्क डन के जो फॉर्मूला था दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट cos थीटा। अगर यहाँ पे आप cos थीटा भी देखते हो तो cos थीटा की कोई यूनिट होती है नहीं, क्योंकि ये तो जस्ट एक रेशियो होता है दो डिस्टेंसेस का। तो वर्क इक्वल टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं बात करूं यूनिट ऑफ वर्क की, यूनिट ऑफ वर्क तो दैट इज फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज जूल। तो इसको हम कहते हैं जूल। तो यूनिट जो है दिस इज द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट है आपकी जूल। तो न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है। तो एसआई यूनिट जो होगी वर्क की दैट इज जूल। इसके अलावा और भी यूनिट्स होती है जैसे किलो जूल हो गया, मेगा जूल हो गया, तो हायर यूनिट्स तो हो ही सकती हैं। उसके अलावा वर्क की एक और यूनिट होती है, अगर हम सीजीएस यूनिट की बात करें तो दैट इज अर्ग्स। तो आप मुझे बताइए 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग्स होगा, हाउ मेनी अर्ग्स। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जूल है एसआई यूनिट और अर्ग है सीजीएस यूनिट। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग्स। नेक्स्ट आपके पास आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पावर। तो पावर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं वर्क और पावर में। तो जरा डिस्कस करते हैं कि पावर और वर्क में डिफरेंस क्या है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। मतलब किस रेट से, किस स्पीड से आप वर्क कर रहे हो दैट इज पावर। मतलब वर्क तो आपने बहुत कर दिया, बहुत सारा वर्क आप कर रहे हो लेकिन बहुत स्लो कर रहे हो, तो इसका मतलब पावर क्या कंज्यूम कर रहे हो आप, पावर बहुत कम यूटिलाइज कर रहे हो, बहुत कम पावर है। लेकिन अगर आप बहुत थोड़ा सा भी वर्क कर रहे हो लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, पावर बहुत ज्यादा है। तो पावर क्या बेसिकली, ध्यान रखिए पावर को हम डिनोट करेंगे P से। सो पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द पावर, फैक्टर्स अफेक्टिंग पावर क्या है, तो ध्यान रखें यहाँ पे P इक्वल टू क्या हो जाएगा W बाय T। तो दो चीजें हैं, मेनली दो फैक्टर्स हमारे पास हैं जो पावर को अफेक्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज वर्क, कितना आप वर्क करते हो। लेकिन केवल वर्क करते हो कितना उस पर डिपेंड नहीं करता, टाइम पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको करने में कितना टाइम लेते हो। तो देख सकते हो आप जितना आप कम टाइम लोगे दैट मीन्स मोर पावर इज यूटिलाइज, उतनी ज्यादा पावर होगी। अगर टाइम ज्यादा हो जाएगा तो पावर कम हो जाएगी। इनवर्स रिलेशन है, टी की वैल्यू जितनी कम होगी एक्सप्रेशन उतना बड़ा होगा, और टी की वैल्यू डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एक्सप्रेशन उतना छोटा होता जाएगा। तो टाइम पे डिपेंड करेगा, टाइम जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे पावर उतनी कम होगी, और वर्क पे डिपेंड करेगा, वर्क जितना ज्यादा करोगे ऑब्वियसली पावर उतनी ज्यादा होगी। तो वर्क के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये दो फैक्टर्स का आप ध्यान रखोगे कि वर्क और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। अब अगर हम बात करें एक्सप्रेशन की, एक्सप्रेशन क्या है पावर के लिए, तो बहुत ही सिंपल से एक्सप्रेशन है पावर के लिए। देखिए हमने अभी क्या कहा, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। नाउ पावर कैन बी रिटन एज वर्क डन। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क डन की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय टाइम। नाउ एफ इंटू डी किसको लिए लिखा मैंने, W के लिए। ध्यान रखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लिखा है, तो मुझे cos थीटा लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम दैट इज नोन एज वेलोसिटी। सो दैट इज इक्वल टू F इंटू V। तो V क्या है यहाँ पे, D अपॉन T। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, फोर्स इंटू वेलोसिटी। मीन्स फोर्स कितना अप्लाई किया आपने, और जिस बॉडी पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी, तो दैट इज पावर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पावर यहाँ पे होगी क्या,
फोर्स इंटू वेलोसिटी भी होगी। तो इसका आप ध्यान रखोगे कि पावर की जो वैल्यू होगी फोर्स प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी लिख सकते हो। तो यहां से आप पावर का एक एक्सप्रेशन बना सकते हो। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ पावर, तो यूनिट क्या होगी पावर की, इसका ध्यान रखेंगे। देखो यूनिट क्या होगी, वर्क पर यूनिट टाइम। तो वर्क की यूनिट आपको ऑलरेडी पता चल गई, जूल होती है, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, लेकिन हम जूल पर सेकंड नहीं लिखते हैं, इसका आप ध्यान रखोगे। हम लिखते हैं जूल पर सेकंड को वॉट, है तो जूल पर सेकंड, लेकिन अगेन हम उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा छोटा करके क्या लिखते हैं, वॉट। तो ध्यान रखिए, SI यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ पावर दैट इज वॉट, इसको हम कहते हैं वॉट। एंड 1 वॉट का मतलब क्या हुआ, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। 1 वॉट और 1 जूल पर सेकेंड दोनों इक्वल ही होते हैं। तो ये है आपके पास पावर, ये है आपके पास वर्क। तो वर्क और पावर दोनों अलग अलग चीजें हैं। वर्क क्या है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो वर्क होता है। और पावर की अगर बात करें, दैट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से आप वर्क करते हो। देखिए वर्क का टाइम से कोई लेना देना नहीं है, बस आप फोर्स लगा के बॉडी को डिस्प्लेस करते जाइए तो उतना ज्यादा वर्क होता जाएगा जितना डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स की डायरेक्शन में। लेकिन अगर पावर की बात करें तो टाइम डिपेंडेंट होता है, अगर आप ज्यादा टाइम लोगे तो पावर आपकी कम होती जाएगी, अगर टाइम कम लोगे तो पावर ज्यादा होगी, चाहे आप सेम वर्क कर रहे हो। तो पावर जो है वो टाइम पे भी डिपेंड करता है। और अगर यूनिट की बात करें तो पावर की यूनिट क्या होती है, दैट इज वॉट, SI यूनिट, एंड द SI यूनिट ऑफ वर्क दैट इज जूल। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अगर डिफरेंसेस लिखने के लिए आते हैं तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो इन दोनों चीजों को। तो आपको हर चीज रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉमन सेंस यूज कीजिए। आप जब चीजों के बारे में जानते हो तो डिफरेंशिएट आप इजीली खुद से कर सकते हो। द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, दैट इज एनर्जी। तो देखिए सबसे पहले हमको इन 3 टॉपिक्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि 3 टॉपिक्स हैं क्या बेसिकली। वर्क क्या होता है, पावर क्या होती है, एंड एनर्जी क्या होती है। तो अब बात करेंगे एनर्जी की कि एनर्जी होती क्या है। तो एनर्जी इज बेसिकली द कैपेसिटी टू डू द वर्क, मतलब किसी भी बॉडी में वर्क करने की कितनी कैपेसिटी है, वो वर्क करने लायक है या नहीं है, वो वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है, और अगर कर सकता है तो कितना वर्क कर सकता है, दैट इज एनर्जी। अब यहाँ पे एनर्जी और वर्क कन्वर्टिबल है, मतलब एक बॉडी में जितनी ज्यादा एनर्जी होगी वो उतना ज्यादा वर्क करेगा। एनर्जी है क्या, द एबिलिटी या द कैपेबिलिटी टू डू द वर्क। किसी भी बॉडी की जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है वर्क करने की, वही तो एनर्जी है। मतलब अगर हमारे पास एनर्जी है तो हम उसी एनर्जी को यूज करके वर्क करेंगे। तो बेसिकली एनर्जी को ही हम कन्वर्ट कर रहे हैं वर्क में। तो एनर्जी और वर्क दोनों क्या है, एक दूसरे में कन्वर्टिबल हैं, दोनों को आप एक से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर मेरे पास एनर्जी है तो उस एनर्जी को यूज करके मैं वर्क करता हूं, राइट। तो इसका ध्यान रखिए, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू द वर्क, आप कितना वर्क कर सकते हो। अगर ज्यादा एनर्जी होगी आप ज्यादा वर्क करोगे, कम एनर्जी मेरे पास है तो मैं कम वर्क करूंगा। तो एनर्जी क्या है, कैपेसिटी। अब देखिए इसका ध्यान रखिए, एनर्जी कैपेसिटी टू डू द वर्क है, मतलब कैपेसिटी है, आप में कैपेसिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वर्क करोगे ही करोगे। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, एनर्जी वर्क दोनों सेम चीजें नहीं। हाँ आप कन्वर्ट जरूर कर सकते हो। मींस मैंने क्या कहा, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी है वर्क करने की। तो आप में कैपेसिटी तो बहुत है, मींस आप बहुत वर्क कर सकते हो। अब आप पे डिपेंडेंट है कि आप वर्क करते हो कि नहीं करते हो। मेरे पास एनर्जी फुल है, लेकिन उस एनर्जी को क्या मैं यूज करता हूं वर्क करने में क्या या नहीं करता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन कैपेसिटी मेरे पास है, इसका मतलब एनर्जी है। तो वर्क करें या नहीं करें वो बात की बात है, लेकिन कैपेसिटी जितनी है दैट इज एनर्जी। और वर्क आपको पता ही चल गया कि वर्क तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, वर्क और एनर्जी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अगेन एनर्जी एंड पावर दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। अब अगर हम बात करें यूनिट, यूनिट क्या होगी एनर्जी की, तो मैंने अभी आपको बोला कि एनर्जी एंड वर्क आर कन्वर्टिबल। एनर्जी को आप वर्क में या फिर वर्क को एनर्जी में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूनिट वर्क की होगी वही यूनिट एनर्जी की भी होगी। तो ध्यान रखिए SI यूनिट जो होगी इसकी दैट इज जूल। एनर्जी की SI यूनिट क्या है, जूल होती है। उसके अलावा बाकी किलो जूल,
उसके अलावा वगैरह सब कुछ एनर्जी की यूनिट्स होंगी, सेम वही यूनिट्स होंगी जो वर्क की होंगी, क्योंकि वर्क और एनर्जी कन्वर्टेबल होती हैं। वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो एनर्जी की ऐसा यूनिट ध्यान रखिए, दैट इज जूल। उसके अलावा एक और यूनिट होती है एनर्जी की, दैट इज कैलोरी। तो कैलोरी को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये याद करना है, अभी याद करना है, तो आप याद कर सकते हो, दैट इज 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। तो 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? 4.2 जूल के इक्वल होता है। तो आप कैलोरी भी याद रख सकते हो, ये एनर्जी की यूनिट है ये भी। तो आपने बहुत ज्यादा इसके बारे में सुना भी होगा कि जो कैलोरी होती है, जो हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो कैलोरी में ही हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं या मेजर करते हैं कि हमने इतनी कैलोरी एनर्जी कंज्यूम कर दी है। तो कैलोरी भी क्या होती है? एनर्जी की ही यूनिट होती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्क, एनर्जी और पावर में बेसिकली डिफरेंस है क्या। तो ये आपके 3 टॉपिक्स थे। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे कमेंट्स में या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।